हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर MS खान हाजिर है फिज़िक्स लेकर आपका रिवीजन क्लासेस के साथ। और आज का जो टॉपिक है यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 4 जो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग बात कर रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्सेस के बारे में भी मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर्स में बताया था और भी बहुत सारी चीज़ें बताया है, आप वीडियो देखेंगे। और आगे जो आपको पढ़ना है यहाँ पर वो टॉपिक दिख रहा है बोर्ड पे, वो है साइक्लोट्रॉन। डियर स्टूडेंट, साइक्लोट्रॉन जो है वो एक ऐसा मशीन है जो किसी चार्ज पार्टिकल को या आयंस को एक्सेलरेट कराता है विथ हाई एनर्जी के साथ। यानी अगर किसी आयन और चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी के साथ एक्सेलरेट अगर कराना हो तो उसके लिए एक मशीन यूज़ करना होगा, एक डिवाइस यूज़ करना होगा, इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करना होगा और वो यहाँ पर साइक्लोट्रॉन कहलाता है। तो साइक्लोट्रॉन में हैवी चार्ज पार्टिकल और आयंस को यूज़ करके उसको एक्सेलरेट कराते हैं, यानी उसकी स्पीड को बढ़ाते हैं। और स्पीड बढ़ेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगा, इंक्रीज़ करेगा। और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ करेगा तो आप उस चार्ज पार्टिकल से मेटालिक सरफेस को, क्रिस्टल्स को, एटम को, ये सबको आप ब्रेक कर सकते हैं। तो ब्रेक करने के लिए ही ठीक है हम इस साइक्लोट्रॉन का यूज़ करते हैं ताकि वो चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो बहुत सारी एनर्जी के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, उस साइक्लोट्रॉन में होता क्या क्या है और किस तरह से ये ऑपरेट होता है उसको यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पे ही बेस्ड है। और इस साइक्लोट्रॉन को जब कनेक्ट करते हैं ऑसिलेटर से, यानी करंट से, इलेक्ट्रिक करंट जब सप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ देख क्या रहे हैं यहाँ पर कि ये डॉट 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 जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को शो करता है। और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्मली आउटवर्ड है, यानी अगर ये सरफेस है तो इसके आउटवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। और उस मैग्नेटिक फील्ड में ये डी शेप्ड जो है, जिसे हम लोग डीज कह रहे हैं, उसको यहाँ पर रखा जाता है। ये मेटालिक चैम्बर्स के रूप में है और ये डी शेप में है, इसीलिए इसको डीज कह रहे हैं। और ये दो डीज है, एक इधर से देख रहे हैं आप और एक इधर से देख रहे हैं, यानी एक ये वाली सीधा डी है और ये वाली उसका उल्टा डी है। तो 2 डीज है यहाँ पर। और उस डीज के बीच में उसके सेंटर पर हैवी चार्ज पार्टिकल या आयंस को रखा जाता है। और ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के जो नॉर्मली आउटवर्ड है उसके परपेंडिकुलर अगर है और यहाँ सर्किट को कनेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करेंगे ऑसिलेटर के थ्रू, तो यहाँ पर ये चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे क्या होने लगेगा, घूमने लगेगा। क्योंकि आपको बताए थे पिछले क्लासेस में कि अगर चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर इंटर कराया जाए तो उसका पाथ सर्कुलर होता है और उसकी स्पीड जो है वो धीरे धीरे ऑर्बिट के बढ़ने से, उसके साइज को बढ़ने से, उसके रेडियस को बढ़ने से इंक्रीज करता है। तो डियर स्टूडेंट, जब ऑसिलेटर से इसको कनेक्ट करेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होने की वजह से सर्कुलर पाथ पे ये घूमेगा। और जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ेगा उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ेगा, उसकी वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज करेगा। और इस साइक्लोट्रॉन से मकसद भी यही है कि चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी को इंक्रीज करा जाए, उसकी एनर्जी को इंक्रीज करा जाए। तो आप आसानी से देख रहे हैं कि उसकी एनर्जी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो ये यहाँ पर डिफ्लेक्शन प्लेट है और यहाँ से उस चार्ज पार्टिकल को क्या करते हैं, उसको डिफ्लेक्ट करते हैं। और जहाँ पर टारगेट होता है, जिस चीज़ को ब्रेक करना चाहते हैं, मान लिया जाए कि ग्लास सेट है और उसको जो है ब्रेक करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन जो है वो यहाँ पर हैवी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराने के लिए यूज़ में लाया जाता है। और इसको यूज़ करने के लिए क्या कह रहे थे कि मैग्नेटिक फील्ड को चार्ज पार्टिकल के परपेंडिकुलर अगर रखेंगे तो ये चार्ज पार्टिकल ऑसिलेटर से जब कनेक्ट होगा तो वो सर्कुलर पाथ पे घूमेगा और घूमेगा तो घूमेगा। और जैसे जैसे उसका रेडियस बढ़ेगा उसकी एनर्जी बढ़ेगा और एनर्जी ही बढ़ाना है इस साइक्लोट्रॉन से। इसके कुछ इक्वेशंस हैं और वो इक्वेशन यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को जब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के होगा तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। और वो मैग्नेटिक फोर्स जो है वो मैक्सिमम QVB के रूप में है। और ये QVB उस सर्कुलर पाथ पे जो चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, सर्कुलर पाथ पे जो मूव करेगा उसको ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा जो इक्वल होगा mv²
आर के। और इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करते हैं, देखते क्या है कि ये एम बी इज इक्वल टू क्यू बी आर। एम बी मोमेंटम है, तो मोमेंटम उसके रेडियस के प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेडियस बढ़ेगा तो उस चार्ज पार्टिकल का मोमेंटम भी इंक्रीज करेगा, या दूसरे भाषा में कहेंगे कि उसकी वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगा। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल निकालना है तो क्यू बी आर बाई एम से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम v को, क्योंकि सर्कुलर पाथ पे तो v इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो ओमेगा आर इज इक्वल टू क्यू बी आर बाई एम कह सकते हैं। ओमेगा अगर कहेगा तो ओमेगा यहाँ पर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना है तो क्यू बी बाई एम से। अब ये जो ओमेगा है इसको हम लोग 2 पाई बाई टी भी लिख सकते हैं, और 2 पाई बाई टी इज इक्वल टू क्यू बी बाई एम। तो यहाँ से जो सर्कुलर पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है उसका टाइम पीरियड जो है हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड जो है स्टूडेंट यहाँ पर क्या आएगा, इसको यहाँ से हटा दें। क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू, देखिए अब यहाँ पर ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी है, और यहाँ पर है क्यू बी बाई एम। स्टूडेंट टी अगर आप निकालना चाहते हैं तो 2 पाई एम बाई क्यू बी हो जाएगा। क्या सही लिख रहे हैं? बिल्कुल। तो यहाँ पर टाइम पीरियड ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल ऑन ए सर्कुलर पाथ टी इज इक्वल टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। यहाँ देख रहे हैं क्या कि ये टाइम पीरियड किसका है, कह देगा कि चार्ज पार्टिकल ऑफ साइक्लोट्रॉन का, जो इंडिपेंडेंट है उस सर्कुलर पाथ के रेडियस के ऊपर, उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के ऊपर। यानी टाइम पीरियड उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, उस सर्कुलर पाथ के रेडियस पे डिपेंड नहीं करता है। अब अगर हम टाइम पीरियड को जब फाइंड आउट कर लिया स्टूडेंट, तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, जिसको साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो n इज इक्वल टू 1 बाई टी होता है, और इसी को आप उल्टा करेंगे तो 1 बाई 2 पाई क्यू बी बाई एम। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन, या साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं, और ये भी इंडिपेंडेंट है उस चार्ज पार्टिकल के वेलोसिटी के ऊपर, और जो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर पाथ बना रहा है उसके रेडियस के ऊपर। ये फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड डिपेंड नहीं करता है। यानी किसी भी ऑर्बिट में चार्ज पार्टिकल का अगर हम टाइम पीरियड निकालें तो वो कांस्टेंट होगा, लेकिन उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा इंक्रीज करेगा, उसका मोमेंटम जैसे जैसे रेडियस इंक्रीज करेगा वो इंक्रीज करेगा, लेकिन उसका टाइम पीरियड, उसकी फ्रीक्वेंसी वो हमेशा सेम रहेगा। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ साइक्लोट्रॉन and time period is independent on velocity and radius of circular path where charge particle move on it। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये साइक्लोट्रॉन बहुत काम का है, और इस साइक्लोट्रॉन से हम लोग हैवी चार्ज पार्टिकल्स को क्या करते हैं। अब यहाँ पर हैवी जो कह रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं कि 2-4 मन का हो या 2-4 क्विंटल का हो चार्ज पार्टिकल। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन छोड़ करके बाकी सारे चार्ज पार्टिकल को आप ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत ही हल्का होता है, लाइट होता है। वो टारगेट पे हो सकता है कि नहीं जा सके, डिफ्लेक्शन प्लेट के जरिए वो आप चाहते हैं किसी क्रिस्टल को ब्रेक करना इलेक्ट्रॉन से, तो वो बहुत हल्का है, वो डिफ्लेक्शन बहुत तेज़ी से दूसरी तरफ भी जा सकता है, क्योंकि उसका मास बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन को छोड़ करके बाकी जो है चार्ज पार्टिकल हो सकता है प्रोटॉन लें, हीलियम आयंस लें, और पॉजिटिव चार्ज को ही यहाँ पर यूज़ करना। तो इस तरह से साइक्लोट्रॉन हम लोग ऑपरेट करेंगे। ये साइक्लोट्रॉन अवेलेबल होगा सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, जहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर, ताकि आपको ये बताया जाए कि चार्ज पार्टिकल को हम लोग जो एक्सेलरेट करेंगे वो कहाँ पर और किस तरह से उसका फ़ायदा हमें मिलता है। तो अभी हमने बताया कि क्रिस्टल ऑफ किसी भी मटेरियल्स को अगर यूज़ करते हैं तो उसके साइज को ब्रेक करना अगर चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं, तो जस्ट काटिएगा उसको ब्रेक करिएगा। तो उसके लिए यहाँ पर ये साइक्लोट्रॉन यूज़ करते हैं, ताकि वो चार्ज पार्टिकल, जो हैवी चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहा है एनर्जी के साथ, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सके, उसको काट सके, और आप उससे अपना काम निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल मशीन है, और ये हाई एनर्जी के साथ चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग टॉपिक पे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मैग्नेटिक फोर्स है उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल फोर्स का क्या रिलेशन है।
यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं, तो यहाँ पर उसे जो हम लोग कहेंगे वो होगा लॉरेंज फोर्स। लॉरेंज फोर्स ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स और क्या है, तो सपोज कर लेते हैं कि एक चार्ज पार्टिकल क्यू है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, ठीक है। अगर इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है तो इस चार्ज पार्टिकल के फोर्स जो लगेगा वो क्यू ही लगेगा, इसको एफ ई कर देते हैं। इधर उसके परपेंडिकुलर जो दिया होगा वो मैग्नेटिक फील्ड दिया होगा और इसके ऊपर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली जो है मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा, या अगर हम फोर्स मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो आपको पता है कि क्यू वी क्रॉस बी है। यहाँ पर भी ये वेक्टर है, दिखा सकते हैं। तो कहा कि इन दोनों का जो सम होगा वो यहाँ पे लॉरेंज फोर्स कहलाता है। तो द वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स, समझ गए, इसको एफएम कह रहे हैं। ये यहाँ पर लॉरेंज फोर्स कहलाता है। और लॉरेंज फोर्स जो है इट में भी इक्वल एंड अपोजिट हो सकता है, और इक्वल और अपोजिट रहेगा तो रिजल्टेंट जो फोर्स होगा यानी जो लॉरेंज फोर्स होगा, इसको अगर हम लोग लिखें एफ एल, क्या लिख रहे हैं, एफ एल इज इक्वल टू एफ ई प्लस एफ एम। एफ ई की जगह पर है यहाँ पे क्यू ई और एफ एम के जगह पर है क्यू वी क्रॉस बी। सपोज कर लेते हैं कि एफ एल जो है लॉरेंज फोर्स वो ज़ीरो है, और ज़ीरो है अगर है इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी ये ज़ीरो है, यानी सम ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो अगर ज़ीरो है यानी लॉरेंज फोर्स ज़ीरो है तो क्यू ई इज इक्वल टू माइनस क्यू वी क्रॉस बी होगा स्टूडेंट्स। क्यू से क्यू क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो E इज इक्वल टू जो दिख रहा है वो क्या दिख रहा है, V क्रॉस B और इसके आगे में माइनस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ निकालना हो तो यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर V निकालना चाहते हैं तो माइनस E क्रॉस B से देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी है इस वेलोसिटी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर, यानी किसी टारगेट को जहाँ पर इलेक्ट्रॉन है या और भी चार्ज पार्टिकल है उसको किसी एक पॉइंट पे ले जा करके बम्बार्डिंग कराना है तो उसके लिए एक वेलोसिटी देना पड़ेगा, और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी यहाँ पर वेलोसिटी सेलेक्टर कहलाता है। और इसी वेलोसिटी को अगर आप देते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को तो वो आपके टारगेट तक पहुंचता है, और ये रेशियो है किसका, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का, यानी जहाँ पर चार्ज पार्टिकल मोशन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और उससे जो फोर्सेस जो प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिकल फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्सेस, इसका जो वेक्टर सम है वो लॉरेंज फोर्स के इक्वल है। इट में भी पॉसिबल कि लॉरेंज फोर्स ज़ीरो हो, और ये कब होगा, जब ये एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट है। कौन एक दूसरे के, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड मैग्नेटिक फोर्सेस एक दूसरे के अगर इक्वल और अपोजिट होगा तो लॉरेंज फोर्स ज़ीरो होगा, और वहाँ पर फिर जो वेलोसिटी आएगा उस वेलोसिटी को वेलोसिटी सेलेक्टर कहते हैं। तो यहाँ पर v इज इक्वल टू माइनस ई बाई बी जो कि वेलोसिटी सेलेक्टर कहलाता है। उम्मीद है स्टूडेंट आप इस लॉरेंज फोर्स को भी समझ गए, और इस तरह से जो यहाँ पर चार्ज पार्टिकल है जो कि हमने Q के रूप में लिया है वो चार्ज पार्टिकल उस इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में इस v वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। क्लियर है, तो जो वेलोसिटी चार्ज पार्टिकल उस दोनों फील्ड में मूव करेगा उसे वेलोसिटी सेलेक्टर कहलाता है। अब ये मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के कि वो चार्ज पार्टिकल किस तरफ जाता है।
उम्मीद है आप यहाँ पर समझ गए। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का दोनों का मैग्नीट्यूड अगर बराबर है तो वो एक स्ट्रेट पाथ पे चार्ज पार्टिकल मूव करेगा, सीधा जो है वो जाएगा और उस टारगेट को क्या करेगा, पूरा करेगा। कब ऐसा होगा, जब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का मैग्नीट्यूड क्या हो, सेम। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आप यहाँ पर समझ गए। अब आगे अगर हम लोग बात कर लें तो ये है कि जो अगला टॉपिक है वो मैग्नेटिक फोर्स से जुड़ा हुआ है और वो है मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। स्टूडेंट, मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर पे अगर बात कर लें तो एक वायर है, इसमें जो है वो कुछ करंट भी होगा। यहाँ पे इसको रखा गया है नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में। सर्किट को आप बनाना चाहते हैं तो ये ऐसे बना सकते हैं, की लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। और करंट का डायरेक्शन देख रहे हैं क्या, कि जब की क्लोज करेंगे तो करंट का फ्लो होगा और वो करंट इधर से इधर जाता। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ साउथ पोल रखने का मतलब इस करंट कैरिंग वायर को कहाँ रख रहे हैं आप, मैग्नेटिक फील्ड में। मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस कॉइल के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और उसके डायरेक्शन को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि ये बी मैग्नेटिक फील्ड है और करंट के डायरेक्शन के ये थीटा एंगल। किसकी बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का। और ये बी है, यहाँ पर ये जो जा रहा है वो करंट आई है। तो इस वायर पे जो लगेगा मैग्नेटिक फील्ड से जो फोर्स वो यहाँ पर एफ होगा। तो जो एफ यहाँ पर होगा स्टूडेंट, वो यहाँ पर फॉर्मूला अगर देखें अगर तो ये लेंथ सपोज कर लें कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर का लेंथ एल है, तो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ पर आता है बी आई एल साइन थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर, जो करंट का डायरेक्शन है या करंट एलिमेंट की बात करें, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके डायरेक्शन को यहाँ पर थीटा दिखा बी आई एल साइन थीटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी। ये मैग्नेटिक फोर्स है और करंट कैरिंग कंडक्टर। ये फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट किया जाता है इसके डायरेक्शन को। और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो आई एल क्रॉस बी है और ये आई एल क्रॉस बी के ऊपर परपेंडिकुलर है कौन, एफ। यानी मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन करंट एलिमेंट एंड ऑल्सो ऑन मैग्नेटिक फील्ड। यानी आई एल और बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा कौन, यहाँ पर एफ। सपोज कर लेते हैं कि इधर करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसका करंट एलिमेंट आई एल है और बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है जो कि इसके परपेंडिकुलर दिखा रहे हैं। और फिर जब इन दोनों की बात करें तो इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर होगा वो ये फोर्स होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को आप देखते हैं कि इस तरह से अरेंज करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, करंट और ये जो है आपका फोर्स का डायरेक्शन। तो देख रहे हैं आप कि ये करंट एलिमेंट है, ठीक, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड है। तो ये जो थंब है देखिए बाहर की ओर आ रहा है, तो ये थंब विच रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर। ये मैग्नेटिक फोर्स अगर हम बात करें तो वेक्टर है और इसका डायरेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, यहाँ याद रखना है कि फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से आप इस मैग्नेटिक फोर्स को जो इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स लग रहा है उसके डायरेक्शंस को आप फाइंड आउट करने वाले हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स की बात करेंगे तो थीटा इज इक्वल टू 90। यानी जब करंट कैरिंग जो कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे आप, तो उसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स होगा वो यहाँ पर मैक्सिमम होगा। तो F विल बी मैक्सिमम व्हेन B एंड IL इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो B IL से हम लोग फाइंड आउट करते हैं। अगर B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है तो B इज इक्वल टू F बाई IL भी कह सकते हैं। अगर B का यूनिट आपने पढ़ा होगा SI यूनिट टेस्ला, आज हम बात करेंगे क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि इसका डायमेंशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। और अब यहाँ से आप आसानी से इस मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल इक्वेशन जो है, डायमेंशनल फार्मूला को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायमेंशनल फार्मूला को भी यहाँ पर आगे देखते हुए चले।
तो टेस्ला जो है वो इसका एसआई यूनिट है मैग्नेटिक फील्ड का। फोर्स का एसआई यूनिट भाई आपको पता है न्यूटन होता है, तो न्यूटन यहाँ पर है, और एसआई यूनिट जो मैग्नेटिक फील्ड बी का वो टेस्ला है। इसका डायमेंशनल फार्मूला देखें, किसका? बी का, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बी। तो देखिए कि यहाँ पर बी इज इक्वल टू आ रहा है एफ बाई आई है। एफ का डायमेंशनल फार्मूला है एम एल टी माइनस टू। आई करंट है, इसको ए से शो करें, और एल जो है वो लेंथ है, उसको एल से ही शो करते हैं। देखने को क्या मिल रहा है, एल से एल कैंसिल हो गया, तो एम एल को अगर रखना चाहते हैं तो पावर 0 दिख रहा है यहाँ पर, टी पे पावर -2 और ए पे पावर -1। ये मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फार्मूला है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। आगे स्टूडेंट हम लोग देखते हैं कि जो फोर्स लग रहा है करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर, यही फोर्स जो है आपके बेल रिंग पर जो बेल बजता है उस पे इलेक्ट्रिक मोटर पे जो फोर्स लग करके उसको रोटेट कराता है, तो ये फोर्स ही है जो उसके ऊपर काम करता है, और उसकी वजह से कोई भी बॉडी जिसको आप रोटेट कराना चाहते हैं, रिवॉल्व कराना चाहते हैं, आप आसानी से इस मैग्नेटिक फोर्स से कर सकते हैं। फैन में भी कॉइल लगा होगा, एसी में भी लगा होगा, तो जहाँ पर कॉइल होगा उसको रोटेट कराना है, तो उसके लिए ये फोर्स चाहिए। फोर्स क्या प्रोवाइड करेगा? टॉर्क। तो उस टॉर्क से कोई भी बॉडी रोटेशनल मोशन को प्रोड्यूस कर सकता है। तो टॉर्क वेरी इंपॉर्टेंट है, और वो किसी भी बॉडी को अपने एक्सिस पर क्या करता है? रोटेट कराता है। तो हम लोग देखते हैं कि टॉर्क जो है वो क्या है। रेक्टेंगुलर कॉइल, ठीक है, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। करंट है यहाँ पर, तो टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल कह सकते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में। जैसे ये आपका एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, और इसको जो है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रखे हैं। इसका डायरेक्शन बी है, ठीक है, सबका दिखा रहे हैं बी, इधर से भी दिखा रहे हैं बी, और इधर से भी दिखा रहे हैं बी। यानी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बी है, और जो डायरेक्टेड है इस तरह से, ठीक है। ये पोल मान लिया नॉर्थ है, और ये पोल जो है साउथ है। तो क्या होता है कि इस एक्सिस पे ये घूमता है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ये कॉइल क्या होने लगता है? घूमने लगता है। कब घूमेगा? जब इसमें करंट देते हैं, यानी जब स्विच ऑन करते हैं स्टूडेंट तो फैन स्टार्ट हो जाता है। सेम यही चीज़ यहाँ पर है, और इसी के वजह से वो मोटर फैन घूमता है। फैन में मोटर लगा हुआ है, और ये कंडीशन जो टॉर्क हम लोग दिखा रहे हैं वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक मोटर को ही ये रिप्रेजेंट करता है। तो एक रेक्टेंगुलर कॉइल है, एक ही कॉइल लिया है, ऐसे ऐसे बहुत सारा कॉइल यहाँ पर होगा, और ये कॉइल को हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं और इसमें करंट सप्लाई करते हैं। तो जब करंट आप दीजिएगा, क्या करेंगे? करंट जब सप्लाई करेंगे, मान लिया जाए कुछ नेमिंग कर दें ए बी सी और डी, तो करंट का जो डायरेक्शन है इस तरह से लेके चलते हैं, ठीक है, आई, ठीक। यहाँ पर जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट के बीच वो थीटा है। यहाँ पर आपको जो डायरेक्शन दिख जाएगा वो 90 डिग्री पर है, यहाँ पर भी जो दिखेगा वो 90, और यहाँ जो दिख जाएगा जो घूम करके करंट आ रहा है ऐसे, वो 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो वो ये करंट का डायरेक्शन इधर है, और यहाँ जो करंट का डायरेक्शन है वो उसके अपोजिट। तो ये अगर थीटा है तो करंट जो दिखेगा वो 180 माइनस थीटा दिखेगा। आपको ऐसे दिखाना। तो साइन अब देखते क्या है कि इसके ऊपर फोर्स लगेगा। जब भी किसी करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर को अगर आप रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैक्सिमम, यहाँ पर जो लगेगा वो मैक्सिमम, यहाँ जो फोर्स लगेगा उसको हमको दिखाना होगा। इसका ब्रेथ मान लिया b है, और इसका जो लेंथ है वो l है। यानी किसी रेक्टेंगुलर कॉइल का ब्रेथ b और लेंथ अगर l है, तो हम लोग इस पे जो फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, इसको हम इधर दिखा सकते हैं, और वो जो फोर्स है वो यहाँ पे बी आई एल के रूप में।
एल जो है वो लेंथ है, लेकिन यहाँ जो लेंथ है वो ब्रेथ के रूप में है, इसलिए बी कह सकते हैं। यहाँ पर भी स्टूडेंट जो फोर्स लगेगा, फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से जो फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करेंगे, उसका मैग्नीट्यूड जो है वो बी है। समझ रहे हैं आप? क्लियर है? और बी जो है ये थीटा के साथ है, इसलिए साइन थीटा, और यहाँ पर 180 है यहाँ पे, तो वो भी साइन ही थीटा होगा, लेकिन लिख देता हूँ। इधर की बात करें अगर फोर्स का, वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ध्यान देंगे क्या होगा बताया जाए। क्यू कहाँ से आया, ये है बी, अब है इसका लेंथ एल, करंट तो एल ही है, तो बी आई एल, और इधर जो जाएगा फोर्स वो भी बी आई एल। देखने को क्या मिल रहा है कि फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट है, आमने सामने वाला है या नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या कर रहे हैं कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को नेगलेक्ट करेगा, और ये जो दोनों फोर्स है वो एक दूसरे को नेगलेक्ट करेगा। तो रिजल्टेंट फोर्स ऑन दिस करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल वो ज़ीरो हो गया। तो फोर्स ऑन रेक्टेंगुलर कॉइल जिसमें करंट है और वो मैग्नेटिक फील्ड में परपेंडिकुलरली रखा हुआ है, तो उसके ऊपर रिजल्टेंट जो फोर्स होगा मैग्नेटिक फोर्स वो ज़ीरो, याद रखें। और ये मैग्नेटिक फोर्स सभी फोर्सेस का सम है, वो ज़ीरो है। लेकिन अगर हम बात करें कि ये और ये तो ज़ीरो है ही है, लेकिन ये डिफरेंट लाइन पे लग रहा है, ये सेम लाइन पे लग रहा था, इसलिए ये जो है ना इधर भाग रहा था ना इधर भाग रहा है। ये भी आपका एक दूसरे के अपोजिट लग रहा है, तो ये लीनियर मोशन प्रोड्यूस नहीं करेगा। लेकिन ये जो है ऊपर की ओर है फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, और ये अंदर की ओर है, तो ये जो है इस तरह से रोटेट करेगा। किस रोटेट करेगा? तो ये एंटी क्लॉकवाइज में। तो किसी रेक्टेंगुलर कॉइल में करंट हम जब इस तरह से देंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज में क्या होने लगेगा? रोटेट करेगा। और जब ये रोटेट करेगा तो इस पर रोटेट करने का जो कारण है वो टॉर्क है। कौन है? टॉर्क है यहाँ पर। और इस टॉर्क को अगर आप निकालना चाहते हैं स्टूडेंट, तो उसके लिए जो फार्मूला है वो आप पढ़े होंगे, आर क्रॉस एफ। तो इसको बहुत डिटेल्स में हम लोग चलेंगे। डायरेक्ट आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस आएगा, तो उस एमसीक्यू क्वेश्चंस में टॉर्क को अगर हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो वो यहाँ पर आर जो है, आर की अगर हम लोग बात करें तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है किसके? एफ के। तो एफ जो फोर्स है, अगर हम कोई एक फोर्स को परपेंडिकुलर ले लें, ठीक है, और उसके ऊपर जो डिस्टेंस है ये वाला आर, तो वो आर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो कैसे इसको हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करें? तो सपोज कर लें कि ये वाला जो है आपका बी है, ध्यान दीजिएगा, ब्रेथ है ये, और इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर, ये आपका बी आई एल लग रहा है। क्लियर है स्टूडेंट्स? समझ रहे हैं? तो अब अगर ये जो B है ये एक दूसरे पे क्या है? परपेंडिकुलर है। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर अगर लिखना चाहेंगे कि टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ होता है, और इसे हम लोग अगर लिखें तो वो आई टॉर्क इज इक्वल टू एन आई बी साइन थीटा, जहाँ पर एन जो है, एन आई ए जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट है, और इसको हम एम बी साइन थीटा के रूप में लिख सकते हैं। या टॉर्क इज इक्वल टू वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो एम क्रॉस बी। तो हम जो है एमसीक्यू क्वेश्चंस को ही देख करके चल रहे हैं, बहुत डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है। आपको डायरेक्ट रिजल्ट चाहिए कि टॉर्क इस रेक्टेंगुलर कॉइल के ऊपर क्या लगेगा। तो यहाँ पर जो लग रहा है वो एम बी साइन थीटा, और एम बी जो साइन थीटा है यहाँ पर वो आप देख रहे हैं कि ये क्रॉस प्रोडक्ट में, और ये एम जो है वो मैग्नेटिक मोमेंट कहलाता है, और मैग्नेटिक मोमेंट को हम यहाँ एन आई ए के रूप में देख सकते हैं। तो टॉर्क इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा, या टॉर्क इज इक्वल टू एम क्रॉस बी।
स्टूडेंट उम्मीद है आप यहाँ तक समझ गए। अगले वाले लेसन में हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि टू पैरेलल करंट कंडक्टर के ऊपर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स है वो एक दूसरे के इक्वल होता है और अपोजिट। तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में अगर दोनों कॉइल में अगर करंट जा रहा है तो फिर ये मैग्नेटिक फोर्स का नेचर अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, इन सब के बात करेंगे अगले लेक्चर्स में। तब तक के लिए आप ये जो मैंने बताया है इसको रिवाइज करिए और इससे जो बनने वाला MCQ क्वेश्चन है आप उसको ट्राई करते रहिए।